दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जिन बच्चों ने फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है उनके लिए ये वीडियो ब्रह्मास्त्र होने वाली है। पूरी वन शॉट हम ये वीडियो बनाने वाले हैं। ध्यान से इस पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना भाई, बहुत डिटेल में समझाएंगे सारी चीजों को। इसमें हमने सारे एलिमेंट, चाहे वो बार बार आए हुए शॉर्ट क्वेश्चंस हो चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चंस हो, लगभग सभी को कवर किया है। डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट दे रहा है भाई, सारी चीजें डिटेल में बताएंगे कैसे कैसे आपको पढ़ना है। चलो भाई शुरू करते हैं। जिन भी बच्चों का 8 तारीख को पेपर है इस पूरी वीडियो को ध्यान से देख डालो। डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसे चार्ट डालो, उसके बाहर पेपर नहीं आएगा। फिर भी कोई दिक्कत लगे उसे कमेंट करो, हम यहां पर बैठे हुए हैं उसे दूर कर देंगे भाई, ठीक है। सबसे पहला एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है और डिटेल में आपको बताते हैं। सुनो, शो दैट द वेक्टर्स, 3 वेक्टर दिए हुए हैं। वेक्टर मेरे भाई क्या है? पहला वेक्टर है 2i माइनस का j कैप प्लस का k कैप, i कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 5k कैप, 3i कैप माइनस का 4j कैप माइनस का 4k कैप। ये 3 वेक्टर आपको दे रखे हैं। कह रहा है सिद्ध करो कि फॉर्म द साइड ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, यानी सरल भाषा में समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये वेक्टर आपको ये बताना। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। 3 वेक्टर हैं, 1 2 3। इस सवाल को लगाने से पहले भाई बहुत बेसिक सवाल है। कहने के लिए हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं भैया, ठीक है। इनका वेक्टर निकाल लें, अलग अलग मान निकाल लें, ए बी निकाल लें, बी सी निकाल लें, सी डी निकाल लें, पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, लेकिन इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत ही आसान ये सवाल है, समझो भाई। सबसे पहले आपको एक नियम समझाते हैं। मान लिया 3 वेक्टर हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर भैया, ठीक है। तो अगर इन पे भैया हम लोग त्रिभुज का नियम लगाएं तो सबसे पहले आपको एक वेक्टर ए वेक्टर खींचना होता है, ए वेक्टर के हेड से दूसरा वेक्टर बी वेक्टर खींचना होता है, और जब इन दोनों को मिलाते हैं तो परिणामी वेक्टर आता है सी वेक्टर, जो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के योग के बराबर होता है। ध्यान से समझिए भाई, अगर 3 वेक्टर हैं तो पहला वेक्टर खींचा, उसके हेड से दूसरा वेक्टर खींचा, दोनों को मेरे भाई मिलाया, जब दोनों को मिलाया तो दोनों का योग तीसरे वाले के बराबर आता है। तो हमने बिल्कुल ऐसा ही किया। हमने मान लिया कि ये जो तीनों वेक्टर हैं वो कौन कौन से? ए वेक्टर का मान इतना है, बी वेक्टर का मान इतना है, सी वेक्टर का मान इतना है। सर जी ये कहां से ले आए? अबे लेके नहीं आए, ये दे रखा है। देखो 3 वेक्टर हैं, 1 2 3, तो हमने मान लिया ए बी सी ये 3 वेक्टर हैं। एक हमने ट्रायंगल खींच लिया फ्रॉम ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? पहला वेक्टर ए वेक्टर से भैया खींचा बी वेक्टर, दोनों को मिलाया, परिणामी यानी रिजल्टेंट होता है सी वेक्टर। ट्रायंगल लॉ से सी वेक्टर का मान ए वेक्टर और बी वेक्टर के योग के बराबर होना चाहिए। भैया सी वेक्टर का मान जो दे रखा है वो रख दिया। ए वेक्टर का मान दे रखा है 2i माइनस का j प्लस का k, बी वेक्टर का मान i कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 5k कैप। इधर जो चल रहा है चलने दिया, यहां जोड़ दिया, 2i और 1i 3i हो गए, माइनस का j माइनस का 3j हो गए माइनस का 4j, k और माइनस का 5k बचा माइनस का 4k। दोनों तरफ सेम आ गया, यानी LHS बराबर RHS आ गया, और LHS RHS बराबर आ गया है। साफ साफ दिखाई दे रहा कि ये वाला जो कोण है ये कितना है? 90 डिग्री के कोण पे है। लिख दिया हेंस दीज वेक्टर्स फॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है भाई, कितना आसान है, कितना शरीफ शख्स है, पत्नी को चाहता है, उससे भी शरीफ है कि अपनी को चाहता है। मेरे भाई कितना आसान है। 3 वेक्टर्स दे रखे थे, ट्रायंगल लॉ लगाया और हमने प्रूव कर दिया भाई, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा एक क्वेश्चन है। टोटल 30 क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। बड़ी वीडियोस है, कई सारी चीजें करा चुके हैं, उन्हें भी बताते हुए चलेंगे। सुनो, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, यानी आपको वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है। ध्यान से समझो, एक वेक्टर ये दे रखा है, इसका प्रोजेक्शन निकालना है मेरे भाई। किस वाले वेक्टर के ऊपर? इस वाले वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना। ध्यान से समझो भैया, 2 वेक्टर हमेशा दे रखे होंगे, उन दोनों की डॉट मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर, दोनों को मान लिया, दोनों की डॉट मल्टीप्लाई कर दी ए डॉट बी, और ऑन क्या लिखा हुआ? ऑन वेक्टर, जिसके ऊपर निकालना होगा उसके परिमाण को, उसके एम्पलीट्यूड को बटे में लिख देंगे। तो हमने लिखा प्रोजेक्शन ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा? ए डॉट बी, और बटे में ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर निकालना है तो बटे में लिख दिया बी वेक्टर, और बी वेक्टर का जो मॉड होता है, परिमाण होता है, उसे मेरे भाई इस तरीके से हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो ए का मान रख दिया, बी का मान रख दिया। सबको पता होना चाहिए जब कभी डॉट गुणा होती है तो आई वाले की आई से करते हैं, जे वाले की जे से करते हैं, और के वाले की के से करते हैं। तो यहाँ आई के संग में 1 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, 4 1 कम 4 आ गया, ऐसे 4 दूनी 8 आ गया, ऐसे 7 1 कम 7 आ गया। बटे में कितना आया? बटे में भैया देखो बटा, अब परिमाण कैसे निकालते हैं मॉड, ये भी बताया जरा ध्यान से समझो। मान लिया
हमें बी वेक्टर के लिए इसका परिमाण यानी मॉड निकालना है, तो हम लोग बड़ा सा अंडर रूट लगाते हैं और आई के पड़ोस वाले का स्क्वायर प्लस जे के पड़ोस वाले का स्क्वायर प्लस के पड़ोस वाले का स्क्वायर, ऐसे अंडर रूट लगा के आई जे के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनका स्क्वायर लगा के हम लोग लिख देते हैं भाई। ठीक है, तो हमने ऐसा ही किया, अंडर रूट आई के पड़ोस वाले का स्क्वायर, जे के पड़ोस वाले का स्क्वायर, के पड़ोस वाले का स्क्वायर, सबको जोड़ा 81 आ गया। 81 का रूट कितना हो गया? 9 हो गया, तो ऊपर आ गया 19, नीचे आ गया 9, आंसर आ गया 2.1। बिल्कुल आसान है, इस तरीके से प्रोजेक्शन आप निकाल सकते हो। जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है दोनों का डॉट मल्टीप्लाई ऊपर लिख दो, जिसके ऊपर निकालना है उसका परिमाण यानी मॉड नीचे निकाल के लिख दो, आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, उसके बाद भाई सेंटर ऑफ मास जो है हमने यहां ब्रैकेट में लिख दिया है, इसका जो लॉन्ग है वो हमने बहुत डिटेल में प्लेलिस्ट में कराया हुआ है। फिर भी अगर ये शॉर्ट में आ जाता तो सेंटर ऑफ मास क्या होता पहले भी बता चुके हैं कि भैया कोई भी वस्तु हो, इसे अगर रोकना चाहे यहां से नहीं रुकेगी, यहां से रोकना चाहे तो देखो बैलेंस होगा। इसका मतलब क्या है, कोई भी वस्तु हो उसका द्रव्यमान, उसका मास एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित होता है, फोकस्ड होता है, उसे ही हम लोग सेंटर ऑफ मास कहते हैं। क्या लिखा? किसी बॉडी या सिस्टम का सेंटर ऑफ मास वह पॉइंट होता है जिस पर बॉडी का कंप्लीट मास फोकस्ड होता है, जहां पर केंद्रित होता है, उसे ही सेंटर ऑफ मास कहते हैं। मान लिया, माना कोई सिस्टम में कई पार्टिकल्स के मासेस, मान लिया इसमें कई सारे पार्टिकल्स हैं, m1 m2 m3, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे भाई। ठीक है, उनके जो पोजीशन वेक्टर्स हैं, मान लिया कहीं ना कहीं से तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा चुके हैं, नहीं पढ़ा तो प्लेलिस्ट में देखो सब कुछ बता रखा है, और नहीं भी पढ़ा तो हटाओ भाई, कहीं ना कहीं से तो नापोगे ना। मान लिया कोई सिस्टम है यार, ठीक है, अब मान लिया ये सिस्टम ही है, इस सिस्टम में यहाँ पार्टिकल 1 है, 2 है, 3 है, नॉर्मली हम लोग यहाँ 0 मान लेते हैं, ओरिजिन से नापते हैं, ऐसे तो नापोगे। तो अगर यहाँ तक की दूरी r1 है, यहाँ की दूरी r2 है, यहाँ की दूरी r3 है, इस तरीके से है, तो उस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसकी डिस्टेंस को कैसे लिखते हैं? उसकी डिस्टेंस को लिखते हैं RCM। CM का मतलब सेंटर ऑफ मास बराबर m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 बटे में m1 प्लस m2 प्लस m3। ये सब प्लेलिस्ट में पहले भी पढ़ा चुके हैं, टाइम है तो पूरी प्लेलिस्ट देखो, वरना मेरे भाई जो जो इंपॉर्टेंट बता रहे हैं उस तरीके से आप देखो। ये r का मान होता है किसके लिए? r वो दूरी है जो सेंटर ऑफ मास तक की दूरी है भाई। ठीक है, अगर इसका डिफरेंशिएशन यानी अवकलन कर दें तो डिफरेंशिएशन करोगे भैया कैसे होगा बताओ? t के रिस्पेक्ट में मान लिया हम लोगों ने अवकलन कर दिया तो यहाँ पे d/dt आएगा, दूरी बटे समय क्या बन जाएगी? वेलोसिटी बन जाएगी। m कांस्टेंट है भैया, बाहर आ जाएगा, ये देखो m1 m2 सब कांस्टेंट है, और नीचे m1 प्लस m2 प्लस m3 बहुत सारे हैं, सबको मिला के टोटल मास यानी टोटल द्रव्यमान कैपिटल M मान ले रहे हैं, कैपिटल M लिख दिया भैया। ऐसे यहाँ भी डिफरेंशिएशन होगा, r बटे dt dr2 बटे dt, ये सब क्या बन जाएंगे? b1 b2 इस तरीके से बन जाएंगे। और m इंटू बी द्रव्यमान गुणे वेग, संवेग यानी मोमेंटम होता है, तो ये p1 p2 इस तरीके से बन जाएंगे। m को इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा भाई? अपने पास आ जाएगा MBCM, M इधर आएगा, MBCM बराबर P टोटल। P टोटल क्या है? पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है वो MBCM का मतलब क्या है? तो ये भी संवेग, लेकिन CM का मतलब सेंटर ऑफ मास यानी मोमेंटम ऑफ द जो सिस्टम है वो बराबर है किसके? मोमेंटम ऑफ CM यानी सेंटर ऑफ मास के बराबर होता है भाई। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटी इन वेव मोशन। ये शॉर्ट में पूछा जाएगा कि जो वेव मोशन है, जो तरंग गति है, उसमें अलग अलग प्रकार की जो वेलोसिटीज होती हैं उन्हें बताइए। तो भैया आप देखो डिस्क्रिप्शन में हमने आपको प्लेलिस्ट दे रखी है जहां पे हमने फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी को पढ़ा रखा है। इनके बीच में रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, वो 7.5 नंबर से 15 नंबर तक भी आ जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी, इसे आपको जरूर याद करना है भाई। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। दो वेक्टरों के बीच का कोण आपसे पूछ रहा है, बहुत आसान है भाई। क्या किया, हमें दो वेक्टर दे रखे हैं, पहला वेक्टर क्या है? ए वेक्टर, दूसरा मान लिया बी वेक्टर। फार्मूला होता है A डॉट बी बराबर AB cos थीटा, ये भैया स्केलर गुणनफल का फार्मूला होता है। ठीक है, A का मान दे रखा है, रख दिया, B का मान दे रखा है, रख दिया। ये जो AB लिखा हुआ है ध्यान से समझो, अभी हमने आपको क्या बताया था? अभी हमने आपको बताया था कि जैसे ये A वेक्टर है, अगर इसका आपको मॉड निकालना है तो ऐसे करके लिख देते हैं, या अगर डंडे ना लगाना चाहो तो इसे खाली ऐसे लिख सकते हैं, मतलब वेक्टर हटा के, तो चाहे ऐसे डंडे लगा के लिख दो, मॉड लगा के तुम्हारी भाषा में, या सिर्फ ऐसे लिख दो वेक्टर हटा के, इसे क्या कहते हैं? परिमाण यानी मॉड ही कहते हैं। ए निकालने का तरीका क्या होगा? अंडर रूट लगाएंगे, आई वाले का स्क्वायर, जे वाले का स्क्वायर, के वाले का स्क्वायर। ऐसे बी का निकाल लिया, आई वाले का स्क्वायर, जे वाले का स्क्वायर, के वाले का स्क्वायर, साथ में कॉस थीटा आ गया।
ठीक है। अब यहाँ क्या आई वाले की आई से, जे वाले की जे से, के वाले की के से गुणा कर देंगे। देखो आई वाले की आई से 12 दूनी 24 आ गया, जे वाले की जे से 6 चौक 24 आ गया, 3 तिया 9 आ गया। इन लोगों को हमने हल कर लिया, हल करके भैया काटा पीटा, कॉस थीटा बराबर 3/28 बचा। कॉस को उधर भेज दिया तो ये इनवर्स में चला जाएगा, यानी थीटा बराबर कॉस इनवर्स 3/28 आ गया भैया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से एंगल आपसे पूछे जा सकते हैं। लिसाजू फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है। लिसाजू फिगर हमने करा रखा है, अगर आपको प्लेलिस्ट में ना दिख रहा हो तो टेंशन मत लेना, प्लेलिस्ट में आप नीचे चले जाना, हमने वहां पे 3 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कराए होंगे। ठीक है, इस तरीके की जो वीडियोस हैं जिनमें हमने 3 इंपॉर्टेंट 5 इंपॉर्टेंट ऐसे करा रखे हैं, उन वीडियोस को जरूर देखो मेरे भाई। अगर आप पूरी प्लेलिस्ट नहीं देख पा रहे हो, मान लिया आपका कल पेपर है, तो पूरी प्लेलिस्ट बाद में देखो, पहले क्या देखो, इस जो डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दिया है उस प्लेलिस्ट में ऐसे क्वेश्चन होंगे पूरी भैया, टॉप 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक 3 शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लो, ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लो। इस तरीके की चीजों को पहले देखो, पढ़ो और जाके पेपर को देख आओ भाई। ठीक है, कैलकुलेट द कर्ल ऑफ वेक्टर, ये भी हमने उस शॉर्ट वाले में ही निकलवाया हुआ कि किसी वेक्टर के कर्ल को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। ठीक है, इस तरीके से हमने वहां पर टेबल बनाई थी। टेबल बना के क्या करते थे, टेबल का मतलब इस तरीके से भैया मैट्रिक्स की विधि हम लोग लगाया करते थे। आई जे के हम लोग कोफिशिएंट ले लिया करते थे यहां पर भैया, उसके बाद इसे छुपाते थे, इनकी गुणा करते थे, इसे छुपाते थे, इनकी गुणा करते थे, इस तरीके से चीजें किया करते थे। तो कर्ल ऑफ वेक्टर आपको निकालना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पीडीएफ अभी जैसे ही ये वीडियो पड़ेगी, हम टेलीग्राम पे जो अपना चैनल है बी डिकेडियन बीएससी, बिल्कुल फ्री चैनल है, 62,000 से ज्यादा लोग वहां पे जुड़े हुए हैं। फेक चैनल से बच के रहना, टेलीग्राम पे सर्च कर लेना बी डिकेडियन बीएससी, वीडियो पढ़ते ही ये पीडीएफ आपको वहां पे शेयर कर देंगे भाई। ठीक है, टेंसर, टेंसर मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में तो आ ही सकता है लेकिन शॉर्ट में बहुत माहौल बनाता है। स्क्यू टेंसर क्या होता है, सिमेट्रिक टेंसर क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक टेंसर क्या होता है, इस तरीके के मेरे भाई क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं। और टेंसर भी हमने प्लेलिस्ट में कराया हुआ है, ऐड कर रखा है, इसे आप देख सकते हो भाई। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेज मोस्ट वांटेड है। कंजर्वेटिव फोर्सेज क्या है भैया, आपको करा रखा है कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सब कुछ प्लेलिस्ट में हमने करा रखा है। ये कैसे मेरे भाई, इसके लिए फोर्स की क्या वैल्यू है, किस तरीके से चीजें होती हैं, सब कुछ करा रखा है प्लेलिस्ट में, आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कंजर्वेटिव फोर्स। ये 30 वो क्वेश्चन बता रहे हैं जो ब्रह्मास्त्र हैं, और सब कुछ लगभग प्लेलिस्ट में हमने ऐड कर दिया है, तो भाई बस देखने की देर है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, बहुत ही सरल है। वेक्टर यहां पे पूछा है, हम आपको स्केलर भी बताया दे रहे हैं, ध्यान से सुनो भैया। जब भी कभी वेक्टर की बात करेगा तो वेक्टर का मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी बराबर फार्मूला होता है ए बी साइन थीटा। क्या मतलब, ए बी क्या है मेरे भाई, परिमाण है यानी एम्पलीट्यूड है यानी मॉड है, और साइन थीटा क्या है, कोण की साइन है यानी जया है हिंदी में कहें तो। भैया दो वेक्टरों का क्रॉस मल्टीपल या वेक्टर प्रोडक्ट इसी को कहते हैं, उनके एम्पलीट्यूड और बीच बनने वाले कोण की साइन के, देखो भैया सब गुणे में चलना है, के गुणनफल के बराबर होता है। यही हमने लिखा हुआ है, क्या लिखा है, दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट उनके एम्पलीट्यूड और उनके बीच बनने वाले कोण की साइन की गुणा के मेरे भाई बराबर होता है। अतः ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा। अगर ये पूछ लेता स्केलर गुणनफल मेरे भाई, ठीक है, कुछ पटाखों की शायद आपको बीच बीच में आवाज आ रही हो, ठीक है भाई, खाली लोग हैं यार, अब 4 दिन हो गए तब भी भैया अंधाधुंध तरीके से, पैसा आदमी के पास बहुत है तो भैया वो फोड़ रहा, हम भैया गरीब आदमी हैं तो यहाँ पढ़ाने में लगे हुए हैं। ठीक है, ये देखिए, अगर आपसे डॉट पूछ ले कहीं भाई तो फार्मूला क्या हो जाएगा, वेक्टर को हम लोग कह देंगे स्केलर। ध्यान से समझिए, वेक्टर में क्रॉस चलता है, स्केलर में डॉट चलता है, ये सब आपको पता है, फिर भी याद दिला रहा है। अगर कहे स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है तो क्या कहोगे, दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट उनके एम्पलीट्यूड्स और बीच बने कोण की कोसाइन के यानी कॉस के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। वेक्टर में क्या करते हैं, वेक्टर में साइन ले लेते हैं, तो लिख दिया ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा, इसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। अगर मेरे भाई दो पैरेलल वेक्टर्स के लिए इसका मान निकालोगे, पैरेलल का मतलब एंगल 0 होता है, यहां रखोगे साइन 0 0 हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू 0 होती है पैरेलल के लिए भाई। ठीक है, अगर हम परपेंडिकुलर के लिए निकालें, परपेंडिकुलर का मतलब होता है थीटा का मान 90 डिग्री, अगर यहां साइन 90 रखोगे, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो सिर्फ ए बी यानी परिमाण के बराबर हो जाएगा। उसके बाद रिड्यूस्ड मास है भाई, रिड्यूस्ड मास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है। रिड्यूस्ड मास हमने पेपर में आपको करा रखा, प्लेलिस्ट में आपको करा रखा है भाई। ठीक है, फ्रॉम प्लेलिस्ट आप इसे पढ़ सकते हो। इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सुनो।
इनर्शिया को हिंदी में कहते हैं जड़त्व। भैया कोई चीज रुकी है तो रुकी रहेगी, चलती है तो चलती रहेगी। अरे चलती है तो चलने दे, रुकती है तो रुकने दे। कोई चीज रुकी है तो रुकी रहेगी, चलती है तो चलती रहेगी। इसे ही यानी हर बॉडी अपने आप को बनाए रखना चाहती है। जैसे भैया घर पे पड़े हुए हैं तो पड़े हुए हैं, उठ के काम करने लगे तो उठ के काम करने लगे। मम्मी ने कहा पानी भरो तो आप पानी भरने लगे। मम्मी ने कहा कपड़े उतार लाओ तो तुम कपड़े उतार लाए। मम्मी ने कहा आटा ले आओ तो तुम आटा ले आओ। बड़ा और काम बताओ, और काम बताओ, और काम बताओ। अब तुम लेट के जाके मम्मी ने कहा ऐसा करो भैया वहां पानी रखा उठा ला जाए। पहले काम क्यों नहीं बता पाती? क्योंकि भैया हर व्यक्ति अपनी जो स्टेट है उसे बनाए रखना चाहता है। गति में है तो गति रहना चाहता है, रुका है तो रुकाना चाहता है। इसी को हम लोग कहते हैं इनर्शिया, हिंदी में जड़त्व कहते हैं। अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, मास ले लो, द्रव्यमान, और भैया जो एक्सिस है वहां तक की दूरी का स्क्वायर ले लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है I बराबर mr स्क्वायर होता है, यही लिखा है। तथा किसी बॉडी की मास यानी m और उसकी रोटेशनल जो एक्सिस है से डिस्टेंस के स्क्वायर यानी r के स्क्वायर के प्रोडक्ट को हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। माना कोई बॉडी जिसका मास क्या है m है, डिस्टेंस उसकी कितनी है r है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर mr स्क्वायर हो जाएगा। m माने किलोग्राम, r माने मीटर का स्क्वायर, यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगी। केपलर के नियम हमने प्लेलिस्ट में आपको ऐड कर दिए हैं। केपलर के नियम पूरे देख लो, पेपर में 15 नंबर तक में ये आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस आप देखो हमने प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है। समांतर अक्षों की पर में आपने 11th में भी पढ़ रखी है, वही थ्योरम है, आप आराम से पढ़ के जा सकते हो। फिक्सियस फोर्सेस क्या होते हैं, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होते हैं, या आभासी बल या छदम बल या अपकेंद्र बल भी कहते हैं। कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, हमें लगता है वस्तु पर कोई बल लग रहा है, वास्तव में कोई बल नहीं लग रहा होता, यही पीछे लगा हुआ है, वास्तव में कोई भी बल नहीं लग रहा होता है। उसे कोई हम लोग ऐसे सोचने वाले काल्पनिक बल को, जैसे मौत के कुएं में भैया साइकिल चल रही है, वहां पे अभिकेंद्र बल लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। भैया जब सर्कुलर मोशन हो रहा है तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे कोई फोर्स जो है वो काम कर रहा है। तो ऐसे जो सोचने वाले काल्पनिक बल हैं, आभासी बल हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल या फिक्सियस फोर्स। जैसे हमने एग्जांपल लिख दिया इसका सर्कुलर मोशन भाई, ठीक है। पॉइसन्स रेशियो क्या होता है, बहुत आसान है। लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसे हम लोग पॉइसन्स रेशियो कहते हैं। भैया ऊपर भी स्ट्रेन है, नीचे भी स्ट्रेन है, तो कोई बीमा नहीं, कोई मात्रक नहीं, डायमेंशन लेस ये क्वांटिटी होगी भाई, ठीक है। इसकी जो लिमिट होती है वो -1 से लेके 0.5 के बीच में होती है, आपको पता होना चाहिए। गॉस थ्योरम 101% पेपर के अंदर ये आएगा। भैया ये जो हम इंपॉर्टेंट बता रहा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 8 तारीख के लिए। ऐसे ही कल एक वीडियो डालने वाले सुबह 3rd सेमेस्टर के लिए, और ऐसे ही 5th सेमेस्टर की भी वीडियो देने वाले हैं भाई, ठीक है। तो गॉस की जो थ्योरम है मोस्ट वांटेड, अगर गॉस नहीं आती है बाई चांस तो फिर स्टोक्स थ्योरम आएगी, वरना गॉस की जो थ्योरम है वो मोस्ट वांटेड है। प्लेलिस्ट में हमने बिल्कुल सरल भाषा में ऐड कर रखी है, 2-3 लाख लोगों ने देख रखा है, आप भी देख डालो। 15 नंबर नहीं भैया 25 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। रिलेशन बिटवीन बाई ईटा सिग्मा 101% मेरे भाई, ये वो लॉन्ग क्वेश्चन है जो 25-25 नंबर में फंसेंगे। इक्वेशन फॉर डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर मोस्ट वांटेड है। अगर आप कह दो सर जी इस पूरे पेपर में 3 इंपॉर्टेंट बताओ, तो ये तीनों यहां लाइन से लिखे हुए हैं। इन तीनों में से एक लॉन्ग आना ही आना है मेरे भाई। गॉस की थ्योरम आ जाए, बाई ईटा सिग्मा में रिलेशन आ जाए, या फिर डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर आ जाए, तीनों में एक भी फंस गया तो आपके 25 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। अगर बाई चांस गॉस थ्योरम नहीं आती तो स्टोक्स आएगी, वरना गॉस थ्योरम ही आएगी। कल पेपर है, कुछ नहीं पढ़ रखा है तो आप गॉस थ्योरम से ही स्टार्ट करो, लगभग आ जाती है। बाकी इक्वेशन आप डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ो, बाई ईटा सिग्मा में रिलेशन पढ़ो भाई, ठीक है। बर्क एनर्जी थ्योरम उतनी नहीं आती है, लेकिन अब 15 नंबर में आपको मिल सकती है। फाइंड द, ये भी करा रखा, सब प्लेलिस्ट में करा रखा है। फाइंड द इनर्शिया फॉर शेप, कोई शेप आपको दे देगा सर्कुलर डिस्क के लिए, ठीक है, या फिर मान लिया स्फीयर के लिए आपको इनर्शिया कैलकुलेट करनी है। तो हमने 1-2 करा रखी हैं उसी वाली वीडियो में जो आई हुई थी, शॉर्ट वाली जो वीडियो है उसमें आप जब देखोगे तो आपको ये भी मिल जाएगा भाई शेप, ठीक है। लगभग प्लेलिस्ट में ऐड कर रखा है। न्यूटन के नियम, ये भी लॉन्ग में कई बार आ जाते हैं, 15 में तो आ ही सकते हैं, ये भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, SHM की इक्वेशन, ये प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। डायराक डेल्टा फंक्शन कई बार 15 नंबर में आ जाता है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। हुक का नियम, ये भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। रेडियस ऑफ जाइरेशन, घूर्णन त्रिज्या, ये जो शॉर्ट वाली हमने वीडियो बनाई थी उसके अंदर इसे करा रखा है, तो ये भी करा रखा है, ठीक है। टॉर्सन ऑफ सिलेंडर हो गया, स्केप और ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गई, ये भी सब करा रखा है। कोरियोलिस फोर्स भी बता रखा है, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो आपको बता ही रखा है। तो भैया जो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको 20-22 वीडियोस दिख रही हैं, आप क्या करो, सबसे पहले ये वीडियो आपने पूरी देख ली, कैसा लगा कमेंट करके बताओ, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये प्लेलिस्ट हम, ये PDF आपको दिए दे रहे हैं, टेलीग्राम चैनल है BDKDN BSc, याद रखना।
62,000 से ज्यादा जिस पे फॉलोअर्स हैं उसे ही फॉलो करना है। उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन में फ्री प्लेलिस्ट देना है, उसमें जो हमने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस करा रखे हैं पहले उन्हें देखो, गॉस थ्योरम को तैयार करो, बाईटा सिग्मा में रिलेशन तैयार करो, इस तरीके की चीजों को तैयार करना स्टार्ट करो। हम आपको भरोसा दिलाते हैं अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आज 2 तारीख को भी ये वीडियो आप देख रहे हो, 3 को भी देख रहे हो, 3-4 दिन भी है, तब भी आप 75 में 75 का कर पाओगे। बस शुरुआत करने की जरूरत है, डरना बिल्कुल नहीं है, और थोड़ा बहुत अगर पहले से पढ़ रखा है फिर तो कोई समस्या नहीं है भाई। ठीक है, हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।